So good afternoon, students. Today we are going to start soft skills. Soft skills and hard skills. What do you understand by it? हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, ये दो टर्म्स होते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर हमारे सुनने में आते हैं. अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, किसे हार्ड स्किल कहेंगे और किसे सॉफ्ट स्किल कहेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है. हार्ड स्किल एक्चुअली हमारा टेक्निकल नॉलेज है, जैसे कि ट्रेनिंग जो हमने ली है, लाइव एक्सपीरियंस जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हम ले चुके हैं, एजुकेशनल लाइफ में ले चुके हैं, इवन हमारी जो डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, ये सब हमारी हार्ड स्किल्स हैं. Whereas soft skills are personal habits or traits. Soft skill हमारी पर्सनल हैबिट्स या वो क्वालिटीज हैं दैट शेप हाउ यू वर्क, जो ये तय करते हैं कि हम कैसे काम करते हैं ऑन योर ओन एंड विद अदर्स. हमारा वर्किंग स्टाइल अपने आप के लिए कैसा है और हम जब टीम के साथ काम करते हैं तो हमारा वर्किंग स्टाइल कैसा है. In simple words, you may say that your individuality, your individual qualities are included in soft skills. If you want to define it, soft skills are any skill or quality that can be classified as a personality trait or habit. Soft skill ऐसी कोई भी स्किल या क्वालिटी है जिसे हम पर्सनालिटी का हिस्सा या अपनी हैबिट कह सकते हैं. और इस सॉफ्ट स्किल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो किसी भी जॉब सीकर के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है. जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जॉब ढूंढने जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स बाद में कंसिडर किए जाते हैं. उनसे पहले जिस चीज को वैल्यू किया जाता है, जिस चीज पर फोकस किया जाता है, वो होती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स. अब इस सॉफ्ट स्किल्स की कई पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, या ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं. व्हाट इज कम्युनिकेशन? Communication is a process of sharing your thoughts, ideas, and emotions in the same way which you have in your mind. जिस फॉर्म में आपके माइंड में वो थॉट, वो आइडिया, वो इमोशन है, उसे एज इट इज किसी दूसरे तक पहुंचाना सही फॉर्म में, दैट इज कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले सॉफ्ट स्किल में क्या देखा जाता है? हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. सेकेंडली, इट डिपेंड्स ऑन टीम वर्क. आप अकेले काम करने में कितने भी कैपेबल हैं, इंडिविजुअली आप बहुत एफिशिएंट हैं, लेकिन जब आपको किसी टीम के साथ, किसी ग्रुप के साथ काम करना होता है, तो आप उस टीम को कितनी अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है अपने कलीग्स के साथ, वो आपका सेकेंडरी फैक्टर हो जाता है, जो सॉफ्ट स्किल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. थर्ड, डिपेंडेबिलिटी. डिपेंडेबिलिटी मतलब जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आप पर कितना डिपेंड कर सकता है और आप कितने इंडिपेंडेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ मैं मेरी बात कर रही थी, मैं मेरे सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ, लेकिन जहाँ एक टेक्निकल एस्पेक्ट की बात आती है तो वहां मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ. आज की डेट में कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा एम्प्लॉय प्रेफर करता है जिसे सारे फील्ड का
एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो. For example, if you are computer graduates, it doesn't mean that you should be aware of computer and software and hardware only. ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैनेजरियल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए. एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको इन चीजों का होना चाहिए. तो कंपनी आप पर कितना डिपेंड कर सकती है, एम्प्लॉयर आप पर कितना डिपेंड कर सकता है किसी भी काम के लिए. That also comes under the category of your soft skills. Then next comes adaptability. Now what is adaptability? Adaptability यानी क्या? क्योंकि आप लोगों का कुछ हद तक साइंस बैकग्राउंड रहा है, 10th तक सभी लोग हम साइंस में ये चीज पढ़ते हैं. ये एक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एडेप्टेशन. एडेप्टेशन मतलब अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप में वेरिएशंस लाकर अपने आप को एडजस्ट करना. इस एडेप्टेशन का सबसे बेसिक एग्जांपल हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो होता है गिरगिट का, जो रंग बदलने के लिए फेमस होता है. अब ये रंग क्यों बदलता है? दैट इज इट्स एडेप्टेशन फीचर. वो उसका एडेप्टेशन फीचर है. अगर वो लकड़ी पर बैठेगा तो वो लकड़ी के रंग क्या हो जाएगा जिससे उसे आइडेंटिफाई ना किया जा सके. अगर वो पत्तियों के बीच में छिपा हुआ है तो पत्तियों की कलर का हो जाएगा, अपने आप को बचाने के लिए. तो ये एडेप्टेशन क्वालिटी क्यों दी गई है उसे? सेल्फ डिफेंस के लिए. प्लस सर्वाइव करने के लिए. जब वो अपना खुद का शिकार ढूंढने जाता है तो उसका शिकार भी उसे ट्रेस नहीं कर पाता कि वो कहाँ छुप कर बैठा है. अब यहाँ हम प्रोफेशनल टर्म्स में जब एडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें जो एनवायरनमेंट, जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिला है, जो फील्ड मिला है, वहां पर उस एनवायरनमेंट में हम अपने आप को कितना कोप अप कर पा रहे हैं, कितना एडजस्ट हो पा रहे हैं. नेक्स्ट कम्स कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. जब भी हम कहीं काम करते हैं, इवन इन स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो, you have to face many conflicts. What are conflicts? Conflicts क्या होते हैं? Differences, difference of opinion, difference of working, जिनकी वजह से तकरार पैदा होती है. Mutual differences, मनमुटाव होते हैं. तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार आएंगे, तो आप उनका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो? देन फ्लेक्सिबिलिटी. आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट, अपने एम्प्लॉयर या अपने वर्क के साथ कितने फ्लेक्सिबल हो. ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है. 10 to 5 उनका ऑफिस टाइम है, उन्हें उतना ही काम करना है. But when we talk about corporate sector और private sector, वो आपसे ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर किसी दिन एक्स्ट्रा काम है तो आप उस काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे. दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी. किसी दिन आपकी कोई अर्जेंट मीटिंग है तो आपको उसके लिए बिफोर टाइम भी पहुंचना पड़ सकता है. किसी दिन आपको अगले दिन के लिए कोई प्रिपरेशन करनी है तो आपको लेट रुकना भी पड़ सकता है. सो व्हाट इट कम्स अंडर, ये क्वालिटी किसके अंदर आती है? फ्लेक्सिबिलिटी. कि आप अपने टाइम के साथ, अपने रूटीन के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसे स्ट्रेच कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कोई भी चीज कितनी लचीली होती है, कितनी झुक सकती है, कितनी स्ट्रेच हो सकती है.
दैट इज एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप काम कर रहे हैं तो आपको अपना ईगो भी छोड़ना पड़ेगा, ऑफ कोर्स नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये दोनों चीजों में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब हम एक टीम के साथ काम करते हैं तो हमें अपना ईगो छोड़ना होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है मैं सही हूं, और ईगो होता है मैं ही सही हूं, केवल और केवल मैं सही हूं। तो काम करने के लिए हमें अपना ईगो छोड़ना होता है। कई बार हमें वो काम भी करने होते हैं जो हमारी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं है, बट फॉर वेलफेयर ऑफ योर एम्प्लॉयर, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर कंपनी, यू हैव टू डू दैट। अगर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ चाहते हैं और आप जानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये काम आपका नहीं है, फिर भी आपके लिए वो करना जरूरी हो जाता है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती है। देन नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। हमारे डेली रूटीन में भी हमारे सामने कई प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने हिंदी में अक्सर एक कोटेशन पढ़ा होगा कि प्रॉब्लम्स के सामने केवल दो ही रास्ते होते हैं, भाग लो या भाग लो। आइदर यू रन अवे और पार्टिसिपेट। या तो आप प्रॉब्लम से दूर भाग जाओ। तो क्या ऐसा करने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा? No, ma'am. Then what is the last option left? To participate. Participate. So your attitude towards problem matters a lot. आपको एक सिचुएशन आपके सामने आ जाती है जहां पर आपको डिसीजन लेना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप खुद उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने देंगे, योर सेंसेस वुड नॉट वर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम आपके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि आपका डिसीजन मेकिंग स्टॉप हो जाए, अफेक्ट हो जाए। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है, ये भी हमारे सॉफ्ट स्किल्स में आती है। देन वी कम टू रिसर्च। रिसर्च मतलब जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है उसमें कुछ नया करना, उसमें कुछ नया ढूंढना, समथिंग इनोवेटिव। व्हाट इज रिसर्च? व्हाई इट इज री? जो ढूंढा जा चुका है उसमें आप कोई नया एस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज रिसर्च। You have a new perspective of investigating the thing. वही फैक्ट्स हैं, वही फिगर्स हैं, पर आप उसमें से कुछ नया फाइंड आउट कर रहे हैं। बेसिक डेटा वही है, but what is research? You have found out a new interpretation, a new conclusion out of that. You have made your own hypothesis. दैट इज रिसर्च। तो जब हम प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं तो जितना हमारे पास है, जो नॉलेज हमने लिया है अभी तक, जो डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हम ले चुके हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कि वो आपकी पूरी लाइफ चलने वाला है, नहीं। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, रोज नई चीजें ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? अपने अपग्रेडेशन के लिए, फॉर सेल्फ ग्रूमिंग, for self upgradation, not for your employer, not for your company. You have to do it for self grooming. अगर आप टोटली सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं तो ये रिसर्च आपको किस लिए करना है? आपके एम्प्लॉयर के लिए नहीं, आपकी कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के अपग्रेडेशन के लिए, आपके अपडेशन के लिए। Then next comes creativity. जो कुछ भी हमारे पास है उसमें हम नया क्या कर सकते हैं?
as you students did right now last days. आपने कुछ वीडियो क्लिपिंग्स बनाई अपने मैसेजेस कन्वे करने के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने टीचर्स के लिए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए. व्हाट वाज दैट? इट वाज योर क्रिएटिविटी. कि ठीक है, नॉर्मली जो हमारी यंग जनरेशन है वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, अब उस चीज को एज एन एंजॉयमेंट लेते हैं, उसे रिक्रिएशन के लिए यूज करते हैं. उसी सोर्स में आपने अपनी क्रिएटिविटी लगाकर कुछ नया किया. So that will be needed for whole of your life. ये केवल अभी नहीं, आपको पूरी लाइफ ऐसा करना है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके कुछ नया निकालना है. Then work ethics, जिसे हम प्रोफेशनल एथिक्स भी कहते हैं. एथिक्स मतलब हमारे सिद्धांत. ये सिद्धांत हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग होते हैं. जैसे हम एक डॉक्टर की बात करें तो उसके एथिक्स क्या होते हैं कि यदि उसके पास कोई बीमार आया है तो उसका एथिक्स क्या कहते हैं, उसे ट्रीट करने के लिए. Not for earning money, but because he is a doctor, it is his job to treat. मेरे एथिक्स कहते हैं एज ए टीचर कि मुझे मेरे पास जो कुछ भी है, जो भी नॉलेज मेरे पास है, वो अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है, उनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने में उनको गाइड करना है. व्हाट इज दैट? एथिक्स ऑफ अ टीचर. तो इस तरह हर प्रोफेशन के अलग अलग एथिक्स होते हैं. जैसे आप लोग आईटी फील्ड में है तो आपके एथिक्स क्या होंगे कि कंपनी की जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके हाथों में है, जिसके आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी बनी रहनी चाहिए. ये आपके एथिक्स हैं कि आप अपनी कंपनी की कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज बाहर हैक ना होने दें और ना ही किसी और का डेटा हैक करें. ये आप लोगों के एथिक्स हैं. तो इस तरह हर प्रोफेशन के अलग अलग एथिक्स होते हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Then it comes to integrity. Integrity मतलब हमें सबके साथ मिलजुल कर उस एसोसिएशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इनसेपरेबल पार्ट बनकर काम करना है. जैसे हमारी बॉडी, इसका हर पार्ट इंटीग्रल है. आप किसी भी पार्ट के लिए ये नहीं कह सकते कि ये यूजलेस है. हाँ, यूटिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज भगवान ने फालतू में दी, इसका कोई यूज नहीं था. तो उसी तरह जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो हमें वहां की इंटेग्रिटी मेंटेन करना है. देन जो टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने तरह की हो सकती हैं. बेसिकली अगर इन्हें ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो इन्हें केवल 5 कैटेगरीज में रखा गया है. नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 3 क्रिएटिविटी, नंबर 4 adaptability, and number 5 that is working ethics. So these are the 5 types of soft skills. Now why are these soft skills important? इनकी जरूरत क्या होती है हमें सॉफ्ट स्किल्स की? तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, जब हम अपना रिज्यूमे ड्राफ्ट करते हैं या जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं. जैसा राइट नाउ आप लोगों ने अभी फ्यू मंथ्स बैक रोजगार मेले में इंटरव्यूज फेस किए हैं.
ऐसी जगह हमारी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. When you look for jobs, you may find many employers list specific soft skills. जब आप अभी एक्चुअली प्रोफेशनल फील्ड में स्टेप आउट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड रखते हैं, उनके वर्किंग प्रोफाइल को, उनके जॉब प्रोफाइल को सूट करती हुई. अभी भी आप यदि रिक्वायरमेंट्स या वैकेंसीज को देखें तो वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती है, लाइक spoken English is must, good fluency in English is must, और computer proficiency is must. तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ वो पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल्स डिमांड की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ह्यूमन रिसोर्स के लिए कोई जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए क्या आएगा कि आपको अटेंटिव रहना है. मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा होना जरूरी है. तो ऐसे हर काम के लिए अलग अलग स्किल्स का इम्पोर्टेंस चेंज हो जाता है. जैसे अगर एक टाइपिस्ट की रिक्वायरमेंट हो तो वहां पर उसकी कौन सी स्किल मांगी जाएगी? ऑब्वियसली गुड टाइपिंग स्पीड. अगर एक काउंसलर की रिक्वायरमेंट हो तो वहां पर कौन सी स्किल मांगी जाएगी? गुड कन्विंसिंग स्किल्स. तो हर प्रोफेशन, That's it. हाँ वैभव कुछ बोल रहे हो? No, ma'am. तो इस तरह हर प्रोफेशन की स्किल्स अलग अलग होती हैं, मतलब रिक्वायर्ड स्किल्स अलग अलग होती हैं. उसी तरह सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल भी हो सकती हैं अक्रॉस करियर्स एंड इंडस्ट्रीज. एज अ रिजल्ट आप ये पाएंगे कि आपको जो चीजें आप क्वालिटीज आप में हैं वो या तो आपके जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही हैं. जरूरी नहीं है कि आप में क्वालिटीज नहीं है. आप में जो क्वालिटीज हैं वो उस जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है जो एक्सपेक्ट की गई हैं. आप एक बहुत अच्छे आईटी प्रोफेशनल हैं बट यू आर अ शाय स्पीकर. आप बोलने में शर्माते हैं. हमारी कंपनी को चाहिए ऐसा आईटी प्रोफेशनल जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, जिससे वो बाहर के क्लाइंट से डील कर सके. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें उस पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल की जरूरत नहीं है, जैसा हमें जनरली लगता है कि हमारा काम तो ये है तो हमें इस स्किल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसा नॉर्मली इंग्लिश के बारे में आप लोग सोचते आ रहे हो कि हमारा काम तो कंप्यूटर पर बैठ के करने का है, तो हमें स्पोकन इंग्लिश की या इंग्लिश सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. It is not dependent on your point of view, it depends on employer's point of view, that what he exactly wants from his employer. अब ये जो सॉफ्ट स्किल्स है इसके जैसे अलग अलग हिस्से हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल फील्ड में इसलिए होती हैं क्योंकि हमें इन्हें इंटरव्यू के दौरान, अपना सीवी बनाने के दौरान यूज करना पड़ता है. हमारा वॉकिंग पैटर्न, हमारा टॉकिंग पैटर्न, हमारा सिटिंग पैटर्न, ये सारी चीजें हमारी एक पर्सनालिटी की इमेज बनाती हैं एम्प्लॉयर के सामने. और हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी ही ये डिसीजन करती है कि हम उस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं.
So firstly we will start with how to introduce yourself. जो हमारी सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है, जो कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि हमारे पास एक ही मौका होता है किसी अननोन पर्सन के सामने अपना इंप्रेशन बनाने का। वो फर्स्ट इंप्रेशन अगर हमने अच्छा क्रिएट कर लिया तो आगे हमारे लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर वो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा नेगेटिव क्रिएट हो गया तो हमारे लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो हमें सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। जैसे हमें अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है ग्रीटिंग से। जब हम फॉर्मल रिलेशंस की बात करें, इनफॉर्मल ग्रीटिंग तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, किसी फ्रेंड ने किसी फ्रेंड से मिलवाया तो वहाँ आप बिल्कुल इनफॉर्मली बात करते हैं। वहाँ आपको कोई एटिकेट्स और ये सब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। जैसा भी आप ग्रीट करना चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज को लेकर हमें बहुत पर्टिकुलर लेना होता है और इसीलिए हम जो ग्रीटिंग्स करते हैं वो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के जैसे करते हैं। एक मिसकंसेप्शन जो अक्सर हमारे दिमाग में होता है कि यदि हम दिन में पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो वो किसी भी वक्त हम उसे गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। नो, you need to be very particular regarding time, that at what time you are greeting the person. If it is morning hours, you need to say good morning. If it is afternoon, you need to say good afternoon. If it is evening time, you need to say good evening. And at the time of leaving, you say good day or good night. These are the basic etiquettes. Then secondly, what do you say? You introduce yourself with your name. आप अपना नाम बताते हैं, जैसे I am or my name. Thirdly, you speak up your location. Thirdly, आपको बतानी होती है अपनी लोकेशन की आप कहाँ से हैं. Fourthly, you need to say आपका पोजीशन और जहाँ से आप आए हैं वो. पोजीशन, अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, किस पोस्ट पर कर रहे हैं और किस जगह से आप आए हैं. जैसे आई वर्क एट CV Raman University और I work for CV Raman University as an assistant professor. Next step is to speak up your qualification. पहले आप अपना प्रेजेंट स्टेटस बताएंगे, उसके बाद आप क्वालिफिकेशन बताएंगे. जैसे I am an IT ग्रेजुएट, या आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो I am about to graduate. और I am a post graduate, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे you can speak up like that. Then it comes to your experience. उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस, कि आप कितने साल किस तरह का काम कर चुके हैं. Like I have 8 years experience in the field of teaching. Or you have 5 years experience in the field of marketing. So this is the way to speak your experience. Then it comes to your family. Now if we say that old fashioned manner, अगर हम उस पुराने तरीके से बोलते हैं कि मेरे फैमिली में इतने लोग हैं, it is not incorrect, उसे गलत नहीं कहा जा सकता, but it is not impressive also, पर उसे impressive भी नहीं कहा जा सकता. अगर हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो हम कुछ इस तरह उसे प्रेजेंट करेंगे, I am from a family of 4 or we are a family of 4 members.
आपके 3 ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स. You should say I am one of the 4 siblings. आपके जो 4 भाई बहन हैं उनमें से आप एक हैं. You no need to describe much more than that. उससे ज्यादा आप नहीं भी बताएंगे तो चलेगा कि कितने ब्रदर हैं कितने सिस्टर हैं. That is not important. Then it comes to hobbies. Now you shouldn't say my hobby is. ऐसा कहने की बजाय अगर आप ज्यादा इम्प्रेसिवली उसे कहना चाहते हैं तो यू शुड से आई एम वेरी पर्टिकुलर, आई एम वेरी कीन फॉर पेंटिंग, और आई एम अ फैन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, आई एम अ फैन ऑफ म्यूजिक. Then it comes to age. That is the last one. You should say, not you should say I am this and this years old. You can say I am 20. That's enough. I am 20 or I am in early 20s. If you are less than 20, you can say I am in early 20s. If someone is more than 40s, then he is in late 40s. So this is the proper way of telling your age. And the last one, which becomes more important in your introduction, is your aim of life or your future vision. Whenever you are introducing yourself to someone, you must mention what is your aim of life, what do you want to do in your life. So these are the basic points according to which we need to prepare our introduction. ये points होते हैं जिनके हिसाब से हमें अपना introduction तैयार करना है. तो आप लोग इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप सभी का प्रेजेंटेशन लूंगी. ओके मैम.